टॉपिक हमारे पास आ रहा है एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब होता क्या है, होता बेसिकली ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही कनिंग जो है, कनिंग मतलब चालाकी से हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। कैसे? होता कुछ यूं है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका एक मेथड ये होता है कि हमें ये पता लगा है कि इन्होंने करनी है डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब डिकम्पोजिशन ये किस मकसद के लिए करते हैं? बेसिकली डिकम्पोजिशन में इनका पर्पस ये नहीं होता कि ये क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना कि डिकम्पोजिशन में क्लीनिंग जो है वो बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन क्लीनिंग में इनका मकसद क्लीनिंग करना नहीं होता बेसिकली, इनको तो फूड चाहिए होता है। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में क्लीनिंग हो जाती है। फिर डिकम्पोजिशन के दौरान एक और चीज बड़ी गौर से देखी गई, साइंटिस्ट ने देखी कि ये एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स असल में जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेमी सिंथेटिक होती हैं। फिर एंटीबायोटिक्स आ जाती है जिनको हम सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है एंटीबायोटिक अगेंस्ट ईच अदर। अब होता ये, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को अपने मकसद के लिए यूज करें फॉर आर पर्पस, हम इनसे कोई प्रोडक्ट निकलवाना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि हम ये काम कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं अगर हम किसी इनको क्या दे दें। फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिजम्स को हम दे देते हैं सबस्ट्रेट। हम इनको सबस्ट्रेट दे दें और सबस्ट्रेट दे के उस सबस्ट्रेट से हम अपना मर्जी का प्रोडक्ट, आर ओन प्रोडक्ट जो है वो हम निकलवाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सबस्ट्रेट देते हैं और सबस्ट्रेट देकर आप जो है वो जब यीस्ट को उसमें ऐड करते हैं एज ए डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म। अब यीस्ट जो है वो फंगस है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट उस सबस्ट्रेट की क्या बना देता है, फर्ज कर लें अल्कोहल बना देता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं वो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये एक मेथड हो सकता है अल्कोहल बनाने का। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को कोई एक साइट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी इंजीनियर को कोई साइट प्रोवाइड करो, वहां वो अपना स्किल दिखाएगा। किसी डॉक्टर को साइट प्रोवाइड करो, वहां वो अपना सर्जरी का स्किल दिखाएगा। ठीक है। टीचर को साइट प्रोवाइड करो, वहां वो अपना टीचिंग का स्किल दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया को साइट प्रोवाइड करो, ठीक है, वो वहां पर आपको आपके प्रोडक्ट बैक्टीरिया और यीस्ट, खास तौर पर ये जो हम बात कर रहे हैं ये किनकी बात हो रही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पेशली बात हो रही है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाते हैं, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये आ जाते हैं इसमें। ठीक है। बैक्टीरिया जैसे दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ये दोनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर हम इनको प्रॉपर साइट प्रोवाइड करें। देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स की डिमांड क्या होती है? इन ऑर्गेनिजम्स की नंबर वन डिमांड होती है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट से असल में क्या मुराद है? सबस्ट्रेट से असल में मुराद है फूड ग्रो करने के लिए। सेकंड, सूटेबल कंडीशंस। सूटेबल कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, एक एक करके अभी मैं आपको बताता हूँ। सूटेबल कंडीशंस में बेटा इनके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल वाटर, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वाटर या एटलीस्ट वो इन्वायरमेंट ह्यूमिड हो। ठीक है। उसके साथ साथ इनके लिए टेम्परेचर बहुत सूटेबल है। ठीक है। उसके बाद इनके लिए ऑक्सीजन वगैरह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऑक्सीजन ना हो तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस की, हमने बात की हुई है। तो ये काम भी कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, क्या हो सकता है इसके अलावा? ऐसा कोई ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट इन तीन कंडीशंस के अलावा जो है वो नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर देते हैं तो इट मींस कि हम उससे बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं, हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या ऐसा हो सकता है। अब इस फिनोमिना को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये तमाम बातें बताने से पहले मैं आपको आपसे एक जो है वो चीज डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें डिस्कशन का मतलब ये है कि पहले आप मुझे आंसर करेंगे कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। जी बेटा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द फर्मेंटेशन? नहीं। अच्छा,
फर्मेंटेशन बेटा, अच्छा आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस याद हैं? हाँ जी, वो याद है। एनारोबिक रेस्पिरेशन थिंग्स लाइक इनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है, जिसमें कल आपने बताया था कि 32 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी जो होती है और दूसरा एरोबिक, और दूसरी जो एनारोबिक। अपन में एनारोबिक होती है जिसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, और जो एनर्जी कम प्रोड्यूस होती ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी नहीं यूज़ करती। है, ऑक्सीजन नहीं यूज करते, बिल्कुल। अब आप ठीक पॉइंट पर पहुंच गए। बेसिकली ना बेटा, फर्मेंटेशन भी ऑलमोस्ट ये चीज है। फर्मेंटेशन ये होता है कि फर्मेंटेशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन का थीम क्या है? फर्मेंटेशन का थीम ये होता है कि इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन का जो सीधा सीधा मतलब है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक सीधा सीधा मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आप जरा ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है इस पे गौर करें। इसमें ये जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको कौन से बॉन्ड्स नजर आएंगे? C6H12O6, ये पूरा कंपाउंड है। इसमें आपको CH बॉन्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। अब ये जो CH बॉन्ड्स आपको, बेटा एक मिनट रुकिएगा, बाहर बेल हो रही है, रुकिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो खास बात इस वक्त यहाँ पर है वो ये है कि इसमें CH बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। C6H12O6 का मतलब ही ये है कि इसमें CH बॉन्ड्स मौजूद हैं। यहाँ ये जो दो कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको CO बॉन्ड्स भी नजर आएंगे, इनमें आपको OH बॉन्ड्स भी नजर आएंगे, लेकिन CH बॉन्ड्स नहीं हैं। ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें आपको ये वाले बॉन्ड नजर आएंगे COOH, लेकिन CH बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ये होता है कि C6H12O6 इसको ब्रेक किया जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है कि उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाता है। और जब उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है, तो उससे अल्कोहल जब निकलती है तो उसमें होता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब गौर कीजिए, क्या इन दोनों में से किसी एक कंपाउंड में CH बॉन्ड्स हैं? इन दोनों में से एक में है। यहां पे CH बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब है CH बॉन्ड्स रह गए हैं। ऐसी ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट की ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें CH बॉन्ड्स कंप्लीटली ब्रेक ना हो, उसको जो है वो क्या कहते हैं? आप उसको आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रूल है ना, यही रूल हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर? यही रूल हम अप्लाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसाल देने लगा हूँ जो इसी रिएक्शन में मौजूद है। गौर करें बेटा, आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया और आपने ग्लूकोज को ब्रेक करके ये जो कंपाउंड निकाला है, ये कंपाउंड कौन सा है बेटा? ये कंपाउंड है अल्कोहल। ये कंपाउंड अल्कोहल है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने कोई भी शुगरी मटेरियल, स्पेशली जिसमें स्टार्च हो, स्पेशली स्टार्च हो, ना भी हो तो कोई भी शुगरी मटेरियल, वो आप प्रोवाइड कर दें या यीस्ट को या बैक्टीरिया को। बस एक काम करें उसके साथ, और वो क्या है? वो ये है कि इस जगह पर आपने ऑक्सीजन कम कर देनी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन कर देना।
लैक ऑफ O2। जैसे ही आप लैक ऑफ O2 करेंगे तो वो शुगरी कंपाउंड बैक्टीरिया और यीस्ट किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, फौरी तौर पर फर्मेंटेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं ये फर्मेंटेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये उसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। और जब ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा या तो C2H5OH बना देंगे या C3H4O3 बना देंगे, जो कि लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्मेंटेशन बेसिकली दो तरह की है। आमतौर पे समझ नहीं आई इसकी, मतलब कि फर्मेंटेशन की समझ आ गई, बायो टेक्नोलॉजी की समझ नहीं मैं बायोटेक्नोलॉजी में एक्सप्लेन करने लगूँ, बायोटेक्नोलॉजी मैंने अभी एक्सप्लेन किया भी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि फर्मेंटेशन दो तरह की होती है। एक वो फर्मेंटेशन होती है किसी भी शुगरी मटेरियल की जिसके रिजल्ट में अल्कोहल निकलती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में बैक्टीरिया या यीस्ट जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के चक्कर में क्या बना देते हैं, अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्मेंटेशन को आप क्या कहेंगे, इस फर्मेंटेशन को आप कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऐसी फर्मेंटेशन जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जिसका रिजल्ट जो है वो अल्कोहल निकल रहा है। फर्मेंटेशन यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऐसी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें रिजल्ट अल्कोहल निकल रहा है उसको आप कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें रिजल्टेंट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो कंपाउंड निकल रहा है वो लैक्टिक एसिड है, उसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब क्या होता है, अब यूं होता है बेटा कि इस टेक्निक को, इन दोनों में से किसी एक टेक्निक को आप कहाँ यूज कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक टेक्निक को आप यूज कर लेते हैं अपनी एक फील्ड में जिसको आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें टेक्निक क्या है, फर्मेंटेशन। यूज आप किस फील्ड में करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नो मीन्स टेक्निक, एंड logos मीन्स स्टडी। use of living objects as techniques। आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एज टेक्निक यूज करते हैं और उनका फिनोमिना यूज करते हुए उनको अपने यूज में लाते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जरा यहाँ पे सुनिएगा, बड़ी मजेदार किस्म की जो है वो मैं आपको मिसाल देने लगा। मैं वापस आ रहा हूँ। जी बताइए। लैक्टिक एसिड। हाँ, ऊपर जो लिखा हुआ है कि यीस्ट और बैक्टीरिया का, इसका लैक्टिक एसिड वाला में समझ नहीं आया वो कैसे है। फाइनल प्रोडक्ट मतलब आपने शुगरी स्टफ को ब्रेक किया और जब फर्मेंटेशन हुई तो फाइनल प्रोडक्ट या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा, डिपेंड करता है एक कौन सी यीस्ट या कौन सा बैक्टीरिया ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको देता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेशली कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाते ही लैक्टिक एसिड हैं, ठीक है। यानी जब ये शुगरी मटेरियल को ब्रेक करते हैं तो जो आखिरी मटेरियल बनता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन कल हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था जिसको मैंने नाम दिया था सिकेरोमाइसिस। मैंने आपको कहा था कि ये यीस्ट का नाम है, ठीक है। सिकेरोमाइसिस। सिकेरोमाइसिस ये जो यीस्ट है ये जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करती है ये अल्कोहल बनाती है। इसका मतलब है यहाँ पे आप दो ऑर्गेनिजम्स को डेडिकेट कर सकते हैं। अगर तो शुगर ब्रेक की यीस्ट ने तो बनेगी अल्कोहल, और अगर शुगर ब्रेक की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। समझ आ रही बात। हाँ, समझ आ गई। अब आइए, अब बड़े मजे का फिनोमिना होता है ये। अब हम जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक अदद यूज करते हैं कंटेनर। इसको हम कंटेनर भी कहते हैं, इसको हम वेसल भी कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नेम या होता है बायोरिएक्टर, असल नेम इसका बायोरिएक्टर होता है, या इसका असल नेम होता है फर्मेंटर। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स को दे देते हैं सबस्ट्रेट, और ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लिक्विड सबस्ट्रेट दें, ठीक है। लिक्विड सबस्ट्रेट को ब्रॉथ कहा जाता है, सालन, ठीक है। ब्रॉथ बेसिकली उसके एक्चुअल जो ट्रांसलेशन अगर आप करें तो वो सालन है।
अब यहां पर क्या करते हैं हम, यहां से फॉर एग्जांपल यीस्ट को कहते हैं भाई, यीस्ट जो है वो यहाँ आएगी और यीस्ट इसकी डिकम्पोजिशन शुरू करेगी, इसको ब्रेक करना शुरू करेगी, इसकी फर्मेंटेशन शुरू कर देगी। अब ये जो फर्मेंटर है ना, ये जो कंटेनर है, इसका फायदा क्या है? देखिए भाई, मैं यीस्ट को कहीं और भी तो ग्रो कर सकता था, मैं अपने घर के टेबल पे ग्रो कर लूं, कोई मसला ही नहीं है। मैं अपने घर के बाहर जो बाग है उसमें ग्रो कर लूं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे फर्मेंटर क्या फायदा देगा बेटा? फर्मेंटर मुझे या बायोरिएक्टर मुझे ये फायदा देता है कि आई कैन मेंटेन द आइडियल इन्वायरमेंट। मैं आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, और जब मैं आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि फर्मेंटर से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। आइडियल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? वाटर भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं ऑक्सीजन भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं इवन प्रेशर भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं ये सारा कुछ मेंटेन कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया है। अब आइए कि हमारी फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। बेटा बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया है? बायोटेक्नोलॉजी ने हमें ये मशीन दी है जिसमें हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स की कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन इज अ स्मॉल टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ये टेक्निक यूज करके हम बड़े ऑब्जेक्ट्स हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां मिसाल देता हूं, आपने प्रोड्यूस करवानी है एंटीबायोटिक, आपने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवानी है, आप यहां फर्मेंटर के अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बैक्टीरिया इसमें डालें, बैक्टीरिया इसमें डालें, दो तरह के बैक्टीरिया इसमें डाल दें। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो केमिकल रिलीज करेंगे। इन केमिकल्स को आप क्या करते हैं? इन केमिकल्स को आप कर लेते हैं फिल्टर। अब यहां पर एक बात आपको और बताता हूं कि जब एक प्रोडक्ट आपके इस फर्मेंटर में बन जाता है तो उसको एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सोफिस्टिकेटेडली आप क्या करते हैं? आप उसको फिल्टर कर लेते हैं। मतलब ये है इस बात का कि फर्ज करें आपने यहाँ पर बनाया, इस जगह पर आपने बना ली, क्या क्या बना लिया? फॉर एग्जांपल आपने योगर्ट बना ली, आपने योगर्ट बनाई। अब योगर्ट बेसिकली किससे बनती है? योगर्ट बेसिकली फर्मेंटेशन से ही बनती है। वो कैसे, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आपने योगर्ट बना ली, आप चाहते हैं इस योगर्ट को क्या करें? प्योरीफाई करें। तो आप उस योगर्ट की फिर क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं और उसमें से सारे बैक्टीरिया वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि फर्मेंटर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जिसके जरिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब आइए बुक की तरफ, ताकि हमें ये पता लगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। और कीजिएगा इस बात पे। यहाँ पर आपको जो है वो ये दिखाया हुआ है, वो फिनोमिना C6H12O6 C2H5OH एल्कोहल बनी। ठीक है? और इस तरीके से आप जो है वो एथेनॉल और मेथनॉल वगैरह बना सकते हैं। एथेनॉल का मतलब ही अल्कोहल है बेटा, ये एथेनॉल यही चीज़ है, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है? अब गौर कीजिए, ये मैं पहले आपको फर्मेंटर दिखाऊंगा फिर इन सब चीज़ों की तरफ वापस आता हूँ। फर्मेंट, ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर फर्मेंटर का। इसमें क्या होता है? इसमें आप सबसे पहले जो है वो कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करते हैं, ये देखिए, न्यूट्रिएंट्स इन। ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब है सबस्ट्रेट। आप इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। सबसे पहले आप इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई, सबस्ट्रेट डालने का मतलब ये है कि अब हमने वो चीज़ इसमें डाल दी है कि जिसको डिकम्पोज किया जाएगा। फिर इसी तरीके से हम इसके ऊपर से जो है वो इसको, इसके अंदर हमारे पास वो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होता है, हम इसमें ऑर्गेनिज्म भी डाल देते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ आपने क्या प्रोड्यूस किया है? यहाँ आप काम करवाना चाह रहे हैं बैक्टीरिया से, तो आप बैक्टीरिया। अब ये जो जगह है ना, ये जो सारी खाली जगह है इसके अंदर जहां मैं निशान बना रहा हूँ, ये बेटा वो चीज़ है जिसको मैंने आपको कहा है ब्रॉथ। ये ब्रॉथ है। ठीक है? ब्रॉथ, या इसको दूसरे अल्फाज में आप कल्चर मीडियम भी कहते हैं, कल्चर मीडियम भी कहते हैं। और एक और अंदाज से इसको अगर आप पढ़ें तो ये ग्रोथ मीडियम भी कहलाता है। यानी ये जो यहाँ पर ये जो मैंने ये निशान लगाए हैं, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जहाँ पर वो मीडियम मौजूद है जिसकी एक्चुअली क्या होनी है? जिसकी एक्चुअली डिकम्पोजिशन होनी है।
इस मटेरियल की अब यहाँ पर होगी डिकम्पोजिशन, और उससे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हम अब हासिल करेंगे। अब गौर कीजिए, होता क्या है, यहाँ से आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। टेम्परेचर मॉनिटर ये पड़ा हुआ है बेटा, ये टेम्परेचर मॉनिटर, भाई यहाँ पर टेम्परेचर 37 फॉर एग्जांपल 37 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ये बात मेरी याद रखिए कि अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हैं तो आपको फर्मेंटर में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको फर्मेंटर में ऑप्टिमम कंडीशंस देनी होंगी। और ऑप्टिमम कंडीशंस आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसमें फिर आपको पीएच का भी ध्यान रखना होगा, टेम्परेचर, और साथ साथ, हाँ जी उधर मैं ये बात भूल गया, फर्मेंटर का ये भी फायदा है कि आप पीएच भी सूटेबल आइडियल पीएच भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप आइडियल पीएच दें, ठीक है, टेम्परेचर दें, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके बाद जो है वो टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। स्टिरर, स्टिरर का क्या फायदा होता है, स्टिरर होता है मिक्सर, ये उस सारे सॉल्यूशन को मिक्स करता रहता है ताकि अच्छे तरीके से जो भी हमारा सबस्ट्रेट आ रहा है, जो भी हमारा कल्चर मीडियम है, जो भी हमारा ग्रोथ मीडियम है, वो क्या हो जाए, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसकी डिकम्पोजिशन, उसका ब्रेकडाउन अच्छी तरह हो जाए। ये स्टिरर पेडल है, ये देखिए ये स्टिरर पेडल है, ये बेसिकली स्टिरर होता है घुमाने वाला, जो पेडल होता है वो पूरे ब्रॉथ को घुमाता है, ठीक है। जैसे चम्मच है, चम्मच की जो होल्डिंग वाली जगह होती है वो स्टिरर है, और उसके नीचे जो चम्मच का पूरा वो जो लेमिना है, चम्मच का जो सरफेस एरिया है, वो उसे पूरी चाय को या दूध को मिक्स करता है, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ चम्मच, अगर आप सिर्फ चम्मच की डंडी पकड़ के हिलाएंगे कुछ मिक्स नहीं होगा, चम्मच के आगे आपको पूरा एक सरफेस एरिया देना होगा जिसके जरिए मिक्स हो। तो ये ऐसे ही है, ये चम्मच की तरह का सरफेस एरिया, स्पून की तरह का सरफेस एरिया, ठीक है। ये ब्रॉथ समझ नहीं आया तक। ब्रॉथ बेटा बेसिकली ना यूं समझ लीजिए कि ब्रॉथ वो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा योगर्ट किससे बनती है? हाँ, पुराने तरीके से पता नहीं, कभी बनते नहीं थी। बेसिकली, हाँ हाँ, बेसिकली आप मिल्क को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जब आप मिल्क को डिकम्पोज करेंगे तो इस वक्त ब्रॉथ क्या है, मिल्क, ठीक है। जो आपका सबस्ट्रेट होगा ना, ब्रॉथ इसको क्यों कहते हैं, कल्चर मीडियम क्यों नहीं कह देते, ब्रॉथ का वर्ड आपके बुक में क्यों यूज हुआ हुआ है? बेटा यहां पर हम ज्यादातर जो मीडियम यूज करते हैं ना वो लिक्विड होता है, लिक्विड, लिक्विड सबस्ट्रेट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट भी यूज करूंगा तो मैं उसका सोल्यूशन बना के यूज करूंगा, ठीक है। तो लिक्विड सबस्ट्रेट को क्या कहा जाता है, ब्रॉथ। अगर मैंने यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, जैसे मैंने बियर इंडस्ट्री अल्कोहल बनाती है, ठीक है। तो मैं अल्कोहल किसके जरिए बनाऊंगा, मैं अल्कोहल बनाता हूँ स्टार्च के जरिए। स्टार्च मुझे पानी में मिला के इसमें डालना पड़ेगा, और जब मैं पानी में मिला के स्टार्च को इसमें डालूंगा तो वो सॉल्यूशन स्टार्च ब्रॉथ कहलाएगा। स्टार्च ब्रॉथ मतलब वो चीज जो सबस्ट्रेट है जिसको डिकम्पोज करना है आपने। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, तो फिर न्यूट्रिएंट्स के अंदर मतलब कि सबस्ट्रेट क्या होगा, बैक्टीरिया? न्यूट्रिएंट्स, नहीं नहीं नहीं, ये ब्रॉथ ही है। अच्छा, इधर से अंदर जाएगा ब्रॉथ? इधर से ब्रॉथ अंदर जाएगा, यहाँ से ये पूरी जैक, ये पूरा जो है ना ये वो है, यहाँ से फिर जो है इसने इधर आना है इस जगह पर। बेसिकली यहाँ से जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी डंडी है, यहाँ से ये इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इसके अंदर शामिल हो जाएगा, यहाँ ये मिक्सर मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से सिर्फ आपने ब्रॉथ अंदर डालना है, वो ब्रॉथ पुराने वाले मटेरियल में शामिल हो जाएगा, फिर उसको मिक्स करते रहेंगे हम। जी बेटा, कंफ्यूजन क्लियर हुई? हाँ हाँ, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसमें आप थोड़ी थोड़ी हवा भी ऐड करते रहते हैं, थोड़ी सी तो ऑक्सीजन हो ना, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन चाहिए आपको, ऑक्सीजन की कमी आपको जरूर चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हवा आपको इसमें ऐड करनी पड़ती है। स्टीराइल का क्या मतलब होता है, स्टीराइल का मतलब होता है प्योर एयर, जिसमें कोई और बैक्टीरिया नहीं मौजूद। मैंने आपको कल एक टर्म बताई थी कि जो फंगस है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है बेटा, एक खास स्ट्रक्चर बना के विंड के जरिए फैलाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पोर। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर, अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये जो
स्पोरेंजिया हैं, इनसे स्पोर निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक काफी है। पीछे रह गया। ये तो बडिंग है। जैसे ये है ना मशरूम, मशरूम जो है ये बेसिकली एक स्पोरेंजियम है, ठीक है। और स्पोरेंजियम जो है इसका मतलब है कि इसमें क्या लगेंगे, स्पोर। और जब हवा आएगी तो वो स्पोर इस हवा के जरिए उड़ के जो है वो किसी और दूसरी जगह पर जाकर दोबारा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टीराइल एयर का क्या फायदा है, या यूं कह लीजिए कि वो जो आपने अभी देखा कि प्योर एयर जहां मैंने लिखा उसका क्या फायदा है। बेटा उसका फायदा ये है कि हम एयर को प्योरीफाई करते हैं ताकि हमारी मर्जी के ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम बैक्टीरिया एंटर हो जाता है या फंगस एंटर हो जाती है, भाई हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं वो वाले बैक्टीरिया और फंजाई यहां पर ग्रो हों जो हमारी मर्जी के। एग्जाम्पल ले लें इसकी। मैं कहता हूं जी, मैंने मिल्क है मेरे पास, और मैंने ना इस मिल्क की करवानी है फर्मेंटेशन। अच्छा, जो मिल्क की फर्मेंटेशन होती है, उस मिल्क की फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड है। तो सिर्फ कौन से बैक्टीरिया होने चाहिए इसमें? लैक्टिक एसिड होगा। सिर्फ इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होने चाहिए। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी मर्जी के अलावा कोई और बैक्टीरिया इसमें घुस जाता है, तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट वो बेड़ा गर्क कर दे मेरे प्रोडक्ट का। हो सकता है वो लैक्टिक एसिड को ही ब्रेक करना शुरू कर दे, वो कोई और ऐसा काम करना शुरू कर दे, मेरे प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर दे। तो फिर मैं जो एयर इसमें ऐड करूंगा थोड़ी थोड़ी, वो प्योर एयर होगी ताकि कोई और ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस ना हो। फिर गैसेज आउट। अब गैसेज आउट क्या चीज है? गैसेज आउट बेसिकली ये है कि अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिख के बता रहा था मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क है, मिल्क को आपने यहीं पर बता देता हूँ आपको। मिल्क है, मिल्क से आपने लैक्टिक एसिड बनाया ना, तो 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। अब इतने ज्यादा बैक्टीरिया जब काम कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन जाती है। तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाने के लिए गैसेज आउट, गैसेज का आउटलेट देते हैं ताकि अंदर प्रेशर ना बिल्टअप हो। याद रखिए, अगर ये गैसेज आउटलेट खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर बेटा फट जाता है फर्मेंटर। और फर्मेंटर जब फटते हैं ना, तो ये तो अभी आपके सामने छोटा सा फर्मेंटर है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये पिछले डायग्राम में भी छोटे छोटे फर्मेंटर आपको दिखाए हुए हैं। लेकिन बाज औकात बड़े बड़े ये एक फर्मेंटर, ये देखिए, बाज औकात फर्मेंटर बड़े बड़े होते हैं और जब ये फटते हैं ना तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है फिर आप देखें कि यहाँ पर क्योंकि मुस्तकिल रिएक्शन हो रहे हैं तो रिएक्शंस में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये गौर कीजिए, ये आपने कूलिंग एयर वाटर, कूलिंग वाटर इन, ये वाटर जैकेट है, ये उस वाटर की उस एरिया की कूलिंग करता है। अब जैसे ही वो वाटर यूज हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है। गाड़ी के रेडिएटर में क्या रूल होता है कि उसकी जो डक्ट्स होती हैं वो गाड़ी के इंजन के इर्द गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। आप उसमें वाटर डालते हैं और वो वाटर जो है वो एक्सचेंज कर लेता है गाड़ी के साथ टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए कि यहाँ से जो पानी यूज हो जाता है वो फिर गर्म पानी वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं और नीचे से फिर ठंडा पानी दोबारा डालते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बिल्टअप ना हो और ये कूल रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी पीएच मॉनिटर। मैंने आपको बताया था पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर ग्रोथ होती है, अगर यहाँ ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के साथ पीएच बिगड़ जाती है, तो आपको मैंने अभी क्या कहा है कि आपको क्या चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। अगर आपकी पीएच एसिडिक होने की तरफ चली जाती है तो याद रखिए कि बैक्टीरिया या हो सकता है यीस्ट ग्रो ना कर सके, ठीक है। एसिड बेस इन, यहां से आप एसिड बेस इन करते हैं। ये बेसिकली वो है जो पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर डालना है ना आपने। बफर क्या होता है? बफर ये होता है बेटा कि एक कंपाउंड है, अगर पीएच जो है वो 7 से ऊपर जा रही है, ठीक है, 7.12 या 8 हो जाती है या 9 हो जाती है, ठीक है, या 7 से नीचे जा रही है 6.56 हो जाती है। अब 7 से नीचे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। 7 से ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। आपको चाहिए न्यूट्रल। तो ये जो बफर होता है ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बेसिक पीएच को वापस न्यूट्रल करता है और एसिडिक पीएच को भी वापस न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये एसिड बेस इनका फायदा ही यही है कि आप ये जो बढ़ती हुई या कम होती हुई पीएच है उसको मेंटेन कर सकते हैं। आखिरी जो चीज है वो प्रोडक्ट आउट है। आप यहां से प्रोडक्ट आउट लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट यहीं से आउट ले। प्रोडक्ट सम टाइम आप जो है वो यहाँ नीचे से भी, ये इसकी प्रोडक्ट का आउटलेट होता है, यहां से आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है।
यहां से फिर उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो अब फर्मेंटर समझने के बाद हमें क्या समझ आया, फर्मेंटर समझने के बाद हमें ये समझ आया कि हमने जो भी चीज प्रोड्यूस करनी है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स है, किसी भी तरीके से बहुत बड़ी। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, एक तो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री एंटीबायोटिक की, दूसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है। ये तो अनबिलीवेबली लार्ज इंडस्ट्री है इस वक्त। हम इस इन्हीं फर्मेंटर के जरिए बेटा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, यहां से निकालते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, एंजाइम्स यूज करते हैं, हार्मोन्स बनवाते हैं बैक्टीरिया से, बड़ा कुछ बनवाते हैं हम बैक्टीरिया से, ठीक है, और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो ये फायदा है बेसिकली फर्मेंटर के यूज का और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का, ठीक है। अब फर्मेंटर दो तरह के होते हैं। एक फर्मेंटर जो अभी आपने पढ़ा ना, वो है बैच फर्मेंटर। बेटा बैच क्या होता है, व्हाट इज अ बैच? मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब गिरोह का ग्रुप चीज़ों को। हाँ, एक स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, बैच का मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ही है। उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है एज बैच, ठीक है, एक होता है टाइम बैच। ये जो फर्मेंटर आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट इस फर्मेंटर से बनवाते हैं जितना हमें चाहिए, उसके बाद फर्मेंटर को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा उसको क्लीन करके फिर से जब हमने इससे प्रोडक्ट हासिल करना होता है तो हम इससे कर लेते हैं। जब हम टाइम लिमिट कर देते हैं ना किसी फर्मेंटर को, तो वो फर्मेंटर क्या कहलाता है, बैच फर्मेंटर कहलाता है, जिसमें हम थोड़े थोड़ी देर बाद, जैसे 3 घंटे 4 घंटे चलाया, प्रोडक्ट हासिल किया, बंद कर दिया, फिर उसको क्लीन किया, फिर 3 घंटे 4 घंटे चलाया, फिर बंद कर दिया। लेकिन ये बैच फर्मेंटर है, टाइम बेस्ड, ठीक है। ये टाइम बेस्ड है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको बंद करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, फिर नए नए न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, नए बैक्टीरिया डालेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक और फर्मेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटर। ये देखिए इधर गया, ये क्या चीज बताई हुई है, प्रोड्यूस एंड ये यूजिंग फर्मेंटर्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी हम, ये इसका भी थोड़ा सा आपको मजीद बताऊंगा, अगरचे मैं आपको बता चुका। स्टार्टर कल्चर एक टर्म यूज हुई है। स्टार्टर कल्चर क्या है बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर हमारी मर्जी के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टर कल्चर क्या होता है, स्टार्टर कल्चर होता है ऑर्गेनिजम्स दैट वी वांट, और उसको उनको हम किस में ऐड कर देते हैं, ब्रॉथ में। यानी वो ऑर्गेनिज्म, स्टार्टर कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो हम चाहते हैं, उनको हम ब्रॉथ में ऐड कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस ब्रॉथ में जाके ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टर कल्चर कंटेनिंग स्पोर्स एंड फिलामेंट्स ऑफ पेनिसिलियम इज नाउ एडिड टू द फर्मेंटर। यानी आप क्या करते हैं, आप अपनी मर्जी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ उनकी एक कलेक्शन, और इसको आप ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी वांट, इसको स्टार्टर कल्चर कहा जाएगा। कि ये उन ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन है जो हम चाहते हैं कि ये यही सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें, इसको स्टार्टर कल्चर कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक फर्मेंटर आपको दिखाया हुआ है। ये बेटा एक ऐसा फर्मेंटर है जो कि कंटिन्यूअस फर्मेंटर है, कंटिन्यूअस लूप फर्मेंटर। इसमें क्या होता है, ये बहुत टॉल वेसल है, बहुत टॉल कंटेनर है, तकरीबन 40 मीटर इन लेंथ, और 40 मीटर का मतलब ये है 40 × 3, 120 फीट, 120 फुट का ये कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें न्यूट्रिएंट्स डालते रहते हैं, मुस्तकिल डालते रहते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन होती रहती है, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन होती रहती है, और वो जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन होती है उसका प्रोडक्ट आप यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो टाइम बेस्ड ना हो, ठीक है, ये देखिए वो कह रहा है कि कंटेनिंग ब्रॉथ दैट इज सर्कुलेटेड अराउंड द फर्मेंटर फॉर सेवरल वीक्स। ये देखिए और कुछ हफ्तों के लिए, थ्रू आउट दिस टाइम न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं, फर्मेंटेशन होती रहती है, प्रोसेस रुकता नहीं है, डज नॉट स्टॉप, प्रोसेस रुकता नहीं, ठीक है। तो द ब्रॉथ इज, अब यहाँ पे वो सारा बता रहा है, ग्लूकोज सिरप सम टाइम ऐड किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, सम बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो माइकोप्रोटीन, खैर इसको छोड़ दें।
मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप आगे आते हैं अगली बात के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह के फर्मेंटर आ गए हैं। एक वो जिसको हम कई वीक्स तक यूज कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस है। और दूसरा वो जो कि कंटिन्यूस नहीं है बल्कि बैच है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए। अब वापस आते हैं कि हमने अभी एक प्रोसेस पढ़ा, फर्मेंटेशन। अब जो फर्मेंटेशन है, उस फर्मेंटेशन में हम होममेड प्रोडक्ट्स क्या क्या ले सकते हैं? फर्मेंटेशन होममेड प्रोडक्ट्स या लोकल लेवल पे फर्मेंटेशन जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? बेटा अभी तक यहाँ आपका कोई सवाल है तो बताइए मुझे। नहीं, अभी तक क्लियर हो गया। ओके, अब आइए अगली बात के ऊपर। अगली बात यह है कि जी हम ब्रेड जो है, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, कभी आपने देखा है ब्रेड को फूलते हुए? हाँ जी। ब्रेड क्यों फूल जाती है? पिज़्ज़ा वगैरह में देखते हैं, लेकिन वही टाइप ऑफ ब्रेड हाँ ही हाँ, थी। पिज्ज़ा पिज्ज़ा भी वही है, पिज्ज़ा भी वही है। और उसके अलावा वो भी वही चीज़ है, केक्स भी वही चीज़ है। ब्रेड क्यों फूल जाती है? उसकी वजह बेटा, ये उस रोटी की बात नहीं हो रही, ये बात अपने ज़हन में रखें। ये उस रोटी की बात नहीं हो रही जो तवे पर पकती है, ठीक है? ये उस रोटी की बात नहीं हो रही। ये उस रोटी की बात हो रही है जिसको यीस्ट लगाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि खमीरी रोटी। अब हाँ जी, खमीर क्या होता है? दूध खमीर वगैरह से होती है। खमीर बेसिकली यीस्ट, खमीर बेसिकली यीस्ट होता है जो ब्रेड को भी रखता है, जो डबल रोटी जो होती है, डबल ब्रेड जो होती है उसको भी लगता है। ये पिज्ज़ा ब्रेड को भी लगता है, ये केक ब्रेड को भी लगता है। मुझे भूख लग रही है, अच्छा। केक ब्रेड को भी लगता है, फिर इसी तरीके से ये खमीरी रोटी को भी लगता है, ठीक है? अब ये क्या ऐसी चीज है भाई? ये कौन सी ऐसी चीज है जो 1 मिनट में हमारी ब्रेड को फुला देती है पकड़ के? आप जो है वो कप के खाते हैं, उसमें भी यही होता है, ठीक है? इवन जो आपके पास जो चिकन ब्रेड होती है, उसमें भी यही होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ऐसा क्या होता है जो फूल जाता है? देखिए बेटा, गौर कीजिएगा। जब स्टार्च जब स्टार्च को यीस्ट ब्रेक डाउन करती है ना, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है? स्टार्च जो है, अब जाहिर है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। और जब यीस्ट इसको ब्रेक डाउन करती है तो उससे क्या बनता है? अल्कोहल। उसके साथ साथ क्या बनता है? उसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब फर्ज किया कि आपके पास एक डो है, आपके पास एक बड़ा ही मोटा सारा डो है, ठीक है? और आप जो है वो इस डो को इस डो के ऊपर आप यीस्ट अप्लाई करते हो, आप यीस्ट लगा देते हो। यीस्ट के सेल आपके पास है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हो यीस्ट को। अब जब आप यीस्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि यीस्ट इसकी करती है फर्मेंटेशन, इसको ब्रेक करती है। अब इस वक्त इसका मतलब है इस एक डो में क्या मौजूद है? एक तो इस डो में अल्कोहल मौजूद है, दूसरा इस डो में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। उसके बाद आप ले जाते हो इसको, आप बेकिंग ओवन में रख देते हो, बेकिंग ओवन में। जब आप बेकिंग बेकिंग ओवन में रखते हो तो दो काम होते हैं। एक, अल्कोहल इवेपोरेट्स, अल्कोहल इसमें से खत्म हो जाती है जब आपने बेक करते हैं आप, इवेपोरेट। सेकंड, CO2 एक्सपेंड्स। बेटा जब CO2 एक्सपैंड होती है ना, तो ब्रेड क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है, क्योंकि आपने इसमें यीस्ट डाला था, और यीस्ट डालने की वजह से इसकी फर्मेंटेशन हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें एक्सपैंड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देती है? स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देती है। अब ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? CO2 की वजह से, ठीक है? ये देखिए, एथेनॉल इवेपोरेट्स इन द हीट फ्रॉम द ओवन, ठीक है? Respiration produces bubbles of carbon dioxide. When the dough is baked, the bubble expand, making the dough rise. ये सारी बात को उसने यहीं से कर दिया, हालांकि ये मैंने यहां से नहीं पढ़ा, वो तो दूसरी बुक से पढ़ा था। खैर,
तो ये ऐसे सारी बात क्लियर रखी हुई। अच्छा, उसकी समझ नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, तो फिर अल्कोहल और यीस्ट किस, अल्कोहल और यीस्ट, सॉरी मतलब कैसे आया, ब्रेक डाउन किया ना आपने कार्बोहाइड्रेट का, तो फिर अल्कोहल और यीस्ट किस है? ओहो बेटा, अभी मैंने शुरू में बताया तो था कि ये आपके पास जो है वो एक एक है, डो है, ठीक है, डो, जिसको हम उर्दू में आटे का पेड़ा भी कहते हैं। इस डो को आप लगा देते हो, आपने लगानी है यीस्ट। यीस्ट बाजार से मिल जाती है बहुत आराम से, आपके सुपर मॉल्स में, इवन छोटी छोटी दुकानों में, करियाने की दुकानों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं, उसका मैं पूछ रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि उसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपने कहा है कि मतलब कि यीस्ट का ब्रेक डाउन करते हैं तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा फिर अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बोहाइड्रेट आपने ब्रेक किया, एक कार्बोहाइड्रेट आपके पास है ग्लूकोज, ठीक है। आपने यीस्ट को कहा कि इसको ब्रेक डाउन करो। जब इसको ये ब्रेक डाउन करेगा तो यीस्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये यीस्ट है जो इस कार्बोहाइड्रेट को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। यही सवाल था आपका। हाँ जी, यही था, मैं बस ये जानना चाह रहा था, C2H5। हाँ, देखिए ये तो मैंने ग्लूकोज की मिसाल दी ना। आमतौर पे हमारे पास जो ब्रेड्स होती हैं उनमें स्टार्च होता है। अब आपको पता है स्टार्च है, जब ब्रेक होना है तो उसने माल्टोज में कन्वर्ट होना है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में फिर ग्लूकोज को आगे मजीद तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज को आप आगे मजीद ब्रेक करते हैं तो उससे अल्कोहल बन गई, ठीक है। इसको आप यूं समझ लीजिए कि मैं जो आपको कह रहा हूँ, स्टार्च ये आपके पास था ब्रेड में, इसको आपने यीस्ट ने ही इसको पहले ब्रेक किया माल्टोज में, माल्टोज को यीस्ट ने दोबारा ब्रेक किया ग्लूकोज में, ग्लूकोज से उसने क्या बना दी, अल्कोहल। इसका मतलब है अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं भी देते, आप डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं भी देते, आप सिर्फ स्टार्च दे दें, यीस्ट उस पूरे स्टार्च को ब्रेक करके उसका अल्कोहल बना दे। मतलब टाइप ऑफ एन एंजाइम है यीस्ट। हाँ, यीस्ट बेसिकली ना, देखें, यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम्स। ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली यीस्ट एंजाइम ही प्रोड्यूस करता है। यहां भी एंजाइम यूज करता है, यहां भी एंजाइम यूज करता है, यहां भी एंजाइम यूज करता है, हर जगह एंजाइम यूज हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए अल्कोहलिक ड्रिंक। जी बेटा, सवाल है। नहीं, मैं कहते समझा दिया। ओके, अब आइए मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी ऐसा ही है, ठीक है। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या है कि आपने अब यहाँ पर वो नहीं यूज करना, आटा शाटा नहीं यूज करना, आपने कोई डो नहीं यूज करना, कोई पेड़ा, आटे का पेड़ा नहीं यूज करना। आप सिर्फ क्या करते हैं, आप सिर्फ उस जगह पर स्टार्ची प्रोडक्ट कोई रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बेहतरीन जो स्टार्ची प्रोडक्ट है, या स्टार्ची भी जरूरी नहीं है, शुगरी, अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज चाहिए बेटा अल्कोहल बनाने के लिए, तो कोई भी चीज रख दो, कोई भी ऐसी चीज रख दो जिसका अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज हो। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, बहुत मशहूर शराब बनती है इसकी, सबसे पुरानी शराब है ही ग्रेप्स की, ठीक है। ये जो ग्रेप्स की शराब है, इसका जो है वो, इसको कहा जाता है, ये डिफरेंट इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तो बियर भी बनती है इसकी, वो भी बनती है, विस्की वगैरह भी बनती है। फिर एप्पल, एप्पल का, ठीक है, पल्प। फिर इसी तरीके से बार्ले, जौ की शराब, बहुत मशहूर है बेटा ये तो, बार्ले, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, आप ग्रेप्स, एप्पल या बार्ले को आप मिला देते हैं वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप का पल्प बनाए, उसको जनाब कूटे, ये मैं देसी तरीका बता रहा हूँ जो घरों पे हो सकता है। आपने ग्रेप्स को जनाब जूसर में रखा और जनाब उसको चला दिया, उसका जूस बन गया। अब आपने उसको निकाला, आपने उस सारे पल्प को, जो आपके पास पल्प आया था, वो आपने रख दिया एक मट्टी के बर्तन में। जो पुराना तरीका है अल्कोहल बनाने का वो बता रहा हूँ आपको, मट्टी के बर्तन में रख दिया, और उस मट्टी के बर्तन को आपने एक कपड़े से ढक दिया। ये पुराना तरीका यूज होता था। उसके बाद आपने उसको जमीन में दबा दिया। अब जमीन में आपने क्यों दबाया है, क्योंकि आप चाहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो फर्मेंटेशन होगी, वरना कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वरना कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। आपने क्या करवानी है, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। सारे CH बॉन्ड्स नहीं तोड़ने, कुछ तोड़ने हैं।
तो अगर आपने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या करो, उसको ज़मीन में दबा दो, ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी, वो उसकी फर्मेंटेशन कर देगा, और जब उसकी फर्मेंटेशन करेगा तो आपको उससे अल्कोहल मिलेगी, ठीक है। यही काम होता है उसके साथ भी, बारले के साथ भी। बारले का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। बारले के बीज होते हैं, इसके सीड्स होते हैं, इनके सीड्स को आप वाटर सोकिंग करते हैं, वाटर सोकिंग, वाटर सोकिंग करने के बाद सीड हो जाता है नरम, इट गेट्स सॉफ्टन, और उसके ऊपर फिर आप यीस्ट को अटैक करने का कहते हैं, और यीस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसकी अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जब आप ये काम करते हैं, देखिए अल्कोहल हमारी ब्रेड में भी थी लेकिन वो इवेपोरेट हो गई थी। यहाँ क्या है, क्योंकि पानी में है लिहाजा वो इवेपोरेट नहीं होगी, उसके बाद फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। याद रखिए, अल्कोहल मेड प्रोडक्ट्स की प्योरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। मैंने आपको शायद ये कुछ दिन पहले भी एक चैप्टर में बताया था कि बेटा एक चीज होती है शैंपेन, एक चीज होती है बियर, एक चीज होती है विस्की। इन तीनों चीजों में बहुत फर्क है। जो शैंपेन होती है ये लीस्ट अल्कोहलिक होती है, क्योंकि अल्कोहल में ना आप जब बना लेते हैं ना अल्कोहल, तो उसको आप करते हैं प्योरीफाई, और उसकी प्योरीफाइंग प्लस फ्लेवरिंग करते हैं। तो शैंपेन आम तौर पर फ्लेवरिंग जो है उसमें यूज होती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको उस रेफरेंस से मैं आपको बता रहा था कि जब ये फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स एंड पे जो है वो पॉपिंग करते हैं ना अल्कोहलिक बॉटल्स की, तो वो या शैंपेन होती है या बियर होती है। लीस्ट अल्कोहलिक है, इसमें कम अल्कोहल होती है, फॉर एग्जांपल शायद 1% हो। बियर, बियर में बारी आती है तो बियर में कंसंट्रेशंस मैटर करती है, 5 to 10% तक की जो अल्कोहल। विस्की जो है वो फिर 40% तक चली जाती है, बहुत 40%, 50% तक चली जाती है विस्की, ठीक है। एक और बात आपको बताता हूँ, अगर अल्कोहल को कंप्लीटली प्योरीफाई कर दें आप, अल्कोहल इसको आप कंप्लीट प्योर बना देना, प्योर, तो इसका बनता है विनेगर, और विनेगर क्या होता है, सिरका। अगर आप कंप्लीटली प्योर कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको कंप्लीटली प्योर करने के बाद भी इसका मजीद ट्रीटमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्योर अल्कोहल जो है वही विनेगर होता है, बल्कि इसको प्लस कुछ और प्रोसेसिंग होती है मजीद, वो करके उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप इसका बना देते हैं विनेगर, ठीक है। तो ये एंड पे जाकर बनती है। जी बेटा, सवाल है यहाँ पे कोई? नहीं, उसमें मैं बताता हूँ। एक तो वो बार्ले जो नहीं है, उसकी जो होती है हम्म ना, मतलब नॉन अल्कोहलिक, वो ना दुकान पे पड़ी हुई थी, माल्ट हुई थी। मैंने वो पकड़ ली। उसके बाद मैंने देखा, हम्म मैंने आकर भी इतनी कड़वी थी ना, मैं फेंक दी। फिर बाद में मैं पता चला जो लोग अल्कोहल पीते हैं ना, वो उसमें मिक्स करके पीते आपने ये तो नहीं पकड़ ली? हैं। हाँ, ऐसा कुछ शायद उसके अल्लाह ऊपर के बंदे, बार्ली ग्रेन भी बने हुआ था। बेटा माल्ट जब भी पीनी है ना, ये अल्कोहलिक नहीं होती। माल्ट बिल्कुल जबरदस्त चीज है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्च 79 को हाथ ना डालो। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक दफा जो है वो कहा, मैंने कहा चलो ट्राई तो करें। तो फिर बेटा बाद में ना मैंने फिर वो कमोड में बहाई थी, 2 3 घूंट लेने के बाद ना वो मैंने कमोड में बहाई थी। तो वो मार्च 79 नहीं पी। मार्च 79 बेसिकली ना नॉन फ्लेवर्ड माल्ट है, उसको फ्लेवरिंग नहीं की गई, ठीक है। जो बेस्ट माल्ट है अगर आपने बाजार से पीनी है तो वो आपको लेमन माल्ट पिए, कोई मसला नहीं है। मैं आपको अरेबिक टर्म्स बताता हूँ जो कि आ जाती है, जिसमें हराम हलाल का मसला आ जाता है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नबीज, नून बे ये और जाल, नबीज, ठीक है, ये है माल्ट, और इसमें कोई नशा नहीं होता, ठीक है। एक चीज है खमर, ये है अल्कोहल, और इसमें नशा होता है, ठीक है। तो माल्ट जो है उसका कोई मसला नहीं, ये माल्ट जो है इट इज़ वेरी कॉमन प्रोडक्ट, कोई ऐसा मसला नहीं है। और माल्ट कब बनती है, ये आपने आपने जो बात कर दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक दफ़ा सीड को वाटर सोकिंग कर देते हैं ना, सीड सॉफ्ट होके माल्ट रिलीज करते हैं। अब इस माल्ट को जब आप मजीद प्रोसेस करते हैं तो उसकी अल्कोहल बनती है। तो इसलिए जो है वो जो सॉफ्टन सीड है उसको प्योर कर लेंगे, मजीद फर्मेंटेशन ना होने दे तो माल्ट है, वो तो बेहतरीन चीज़ है। बल्कि सम टाइम जो माल्ट है, अगर आप सही वाली माल्ट अच्छे तरीके से पिए ना, खास तौर पे मुझे जो तजर्बा है ना वो है पीच माल्ट का।
अगर आप पीच माल्ट पिए ना, तो उसमें जो है ना वो ये होता है कि वो काफी अच्छे, क्योंकि सीड जब सॉफ्ट होता है ना, तो वो माल्ट में एंजाइम रिलीज करता है। ये आपके मैदे के लिए बड़े अच्छे होते हैं, खास तौर पे अगर आपको एसिडिटी हो रही हो तो। मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है इसका, कि सीड नहीं, में आपने ये कभी वो लीची वाली भी है? लीची बड़ी जबरदस्त, वो बहुत मजे की। सबसे बेस्ट होती है। हाँ, और मैंने अरसा हुआ लेमन माल्ट नहीं पी। जब से मैंने पीच और लीची पी है ना, उसके बाद से मैंने लेमन को हाथ भी नहीं लगाया। तो बेसिकली ये तो माल्ट, और जो अरेबिक टर्म है नबीज, ये असल में हमारे यहाँ पे जो माल्ट मिलती है वो फ्लेवर्ड फॉर्म होती है। आपने नॉन फ्लेवर्ड फॉर्म उठाई है, तो वो आपने माल्ट 79 के अलावा कोई भी माल्ट पी लें आप। तो इसके बाद आते हैं जी चीज। बेटा क्लास लेट स्टार्ट हुई थी इसलिए मैं प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। अब जनाब आइए, चीज कैसे बनता है। ले जी, चीज को समझने के लिए जरा हम थोड़ा सा मिल्क को समझेंगे। मिल्क के अंदर क्या क्या कुछ होता है। बेटा मिल्क के अंदर ना, एक तो फैट्स होते हैं, मिल्क फैट्स, ये हमारा कंसर्न नहीं, इनको साइड पे कर दीजिए। दूसरा, मिल्क के अंदर होती है लैक्टोज। ये वही लैक्टोज है जिसको जब बैक्टीरिया ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। यानी ये असल में क्या है, ये मिल्क शुगर है। ओज आ गया ना ग्लूकोज की तरह, मिल्क शुगर, ठीक है, लैक्टोज। इसी को जब ब्रेक करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैसिनोजन। ये मिल्क प्रोटीन है। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। केसीन, इसको हम केसीन भी कहते हैं। ये बात अब आपने मेरी याद रखनी है बेटा। हम मिल्क से रिलेटेड दो तीन चीजें पढ़ने लगे। एक, हम पढ़ने लगे योगर्ट। योगर्ट में फैट्स ऑप्शनल होते हैं, हो भी सकते हैं, और बहुत सी कंपनी जैसे नेस्ले वगैरह उसमें से फैट निकाल देते हैं, ठीक है। योगर्ट जो है वो दही है ना। अच्छा, मैं पूछा था नेस्ले वाले मिल्क में शुगर ऐड करते हैं ना, या फिर वो उनकी मीठी होती है? जी 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 जी, वो उसमें फ्लेवरिंग ऐड करते हैं। योगर्ट वर्सेस योगर्ट, योगहर्ट वर्सेस योगर्ट, क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है, बस सिर्फ स्पेलिंग ही है। योगर्ट, योगहर्ट, ऑल्सो स्पेल्ड योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट और यो ये सही, इसके सारे वही इसी के स्पेलिंग है। मैं लिखने लगा था योगर्ट वर्सेस कर्ड। ये मैं देखना चाह रहा था, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये बिंग क्यों कर रहा है यार, सेटिंग करने के अंदर जाकर। सेटिंग में जाके सर्च इंजन क्लिक कर लेना। Curd or dahi is dairy product which is made by curding milk with edible acidic substance, lemon juice, vinegar and yogurt on the other is created by bacterial fermentation of milk। अब ये एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है। लेकिन हम आमतौर पे जो दही बनाते हैं घर पे वो इसी तरीके से बनाते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के जरिए बनाते हैं। हम मिल्क वगैरह के लेमन या सिरके के जरिए नहीं बनाते। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे ना। मैं जो आपको बताना चाह रहा था, योगर्ट, योगर्ट में बेटा फैट्स ऑप्शनल होते हैं। सम टाइम ये होता है कि हम जो घर पे दही बनाते हैं ना, कर्ड, उसमें फैट्स शामिल होते हैं। लेकिन जो योगर्ट होता है ना, उसमें फैट्स शामिल नहीं होते। खास तौर पे जो नेस्ले है ना, नेस्ले में वो जो छोटे छोटे फैट्स रह जाते हैं, बड़े फैट्स निकाल दिए जाते हैं। योगर्ट में जो दो चीजें होती हैं खास तौर पर, वो प्रोटीन होती है, और उसके अलावा उसमें लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, खास तौर पर योगर्ट जो है वो प्रोटीन उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद मिल्क से ही हम बनाते हैं चीज। चीज, अब ये चीज कैसे बनता है बेटा? चीज ये होता है कि आप जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया यूज करते हैं। स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया यूज करते हुए आप जो है इस मिल्क की करवाते हैं फर्मेंटेशन। जब आप इसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं, और आपको पता है कि चीज कई टाइप के होते हैं, चेडर चीज, मोज़रेला चीज और फला पार्मेशान चीज, ये डिफरेंट तरह के चीज होते हैं। तो ये जो फर्मेंटेशन होती है, ये डिपेंड करता है कि आपने
परसेंटेज ऑफ फर्मेंटेशन कितनी करवाई है, यानी कितनी ज्यादा फर्मेंटेशन आपने करवा ली है। जितनी ज्यादा फर्मेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, एक होता है चेडर चीज। पहली जो फर्मेंटेशन होती है जिसके फौरन बाद चीज बनता है, पहला चीज जो बनता है उसको चेडर चीज कहा जाता है। फिर उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन मजीद मजीद प्योरीफाइंग प्योरीफाइंग, और बाद में जाके जो आखिरी मोस्ट प्योर फॉर्म वो गालिबन या तो पार्मेजान होती है या मोज़रेला होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि फर्मेंटेशन करवा के आप उसका बनवाते हैं चीज। अब इस फर्मेंटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, स्पेशली इस फर्मे अब चीज जो होता है, सॉरी मैं इसमें बताने लगा था आपको, चीज में फैट्स लाजमी होते हैं, चीज में मिल्क के जो प्रोटीन्स होती हैं वो लाजमी होती हैं, चीज में लैक्टिक एसिड आमतौर पर नहीं होता। ठीक है, फैट्स प्लस प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ कैल्शियम का प्रोडक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को चीज खिलाया जाए तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल और बेहतरीन किस्म का उसके लिए फूड हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देखिए कि आपके सामने योगर्ट और चीज जो है, इन दोनों की जो है वो आपके सामने है। ठीक है, दे आर ऑल मेड इन अ सिमिलर वे, ये कई तरह की चीज आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा हाँ, दिस इन्वॉल्व एसिडिफिकेशन। आप सबसे पहले इसकी एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफिकेशन से क्या होता है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। मैंने आपको अभी एक प्रोटीन बताई मिल्क की जिसको हम कहते हैं केसीन। ये जो केसीन प्रोटीन होती है ना, ये डीनेचर हो जाती है, डीनेचर इफ एसिडिफाइड। अगर इसको एसिडिफाई किया जाए तो ये डीनेचर हो जाती है। डीनेचरेशन का क्या मतलब होता है, याद है कुछ आपको? बल्कि आप तो लेक्चर रिपीट कर रहे हैं, आपको याद होगा। डीनेचर का मतलब होता है कि वो चीज़ करना काम करना बंद कर देती है, जैसे एनी एंजाइम एनी चीज़। अदर डेफिनेशन? नहीं, सिर्फ एक देखिए डीनेचरेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रोटीन है जो कई चेन से बनी होती है। ठीक है, कई चेन से बनी हुई है प्रोटीन, उसकी उन याद आ गया, याद आ गया चेन्स वो को जब आप चेंज। सेपरेट कर देते हैं तो उनको फिर आप क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये डीनेचरेशन हो जाती है। जब ये डीनेचरेशन हो जाती है ना, तो ये केसीन जो है, केसीन प्रोटीन, इसके क्लॉट्स से बन जाते हैं, क्लस्टर से बन जाते हैं, फुटकियां। इसको हम अपनी आम उर्दू में फुटकियां कहते हैं, दूध में दही में आमतौर पे फुटकियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होती है अगर आप उसको एसिडिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, आप उसमें जैसे ही लीमू डालें, डीनेचर हो जाएगा, मिल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप उसमें विनेगर डाल दें, विनेगर में भी एसिड होता है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल, बेड़ा गर्क से मुराद ये है कि फौरी तौर पर प्रोटीन क्लॉट हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें डालते हैं एंजाइम्स, जिससे मजीद जो है वो उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है फिर योगर्ट, योगर्ट का भी यही तरीका होता है, लेकिन योगर्ट ज़रा सिंपल तरीके से बनती है। ठीक है, फर्मेंटर्स में अब आ जाते हैं आगे कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले आप मिल्क को प्योरीफाई करते हैं, ये जरा गौर कीजिएगा। आप मिल्क को प्योरीफाई करते हैं, मिल्क प्योरीफिकेशन। मिल्क प्योरीफिकेशन का तरीका क्या है, घर में आपने अक्सर देखा होगा दूध को उबाला जाता है। ठीक है, वो बॉइलिंग है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। ये अगर आप जो है वो सबसे सिंपल एग्जांपल ले लें, आप गोरमे मिल्क जो है उसका पैकेट लें। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा पेस्चराइज्ड मिल्क, पेस्चराइज्ड मिल्क। जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है ये क्या होता है, ये होता ये है कि आप 15 से 20 सेकंड के लिए मिल्क को बॉईल करते हैं 71 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, आमतौर पे 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको बॉईल करते हैं 15 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर के तमाम बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपने मिल्क को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया बगैर बॉईल किए, दूध फट जाता है। क्या होता है कि उसके अंदर के बैक्टीरिया दूध की फर्मेंटेशन कर देते हैं सारे दूध में। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, मिल्क में है लैक्टोज। बेटा लैक्टोज से मैंने आपको क्या बताया, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। एसिड है ये। एसिड आपके मिल्क की प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, और जब ये डीनेचर करता है तो आप कहते हैं दूध फट गया, दूध फट गया।
होता क्या है कि जब आपने बॉयल नहीं किया, बॉयल करने से सारे बैक्टीरिया अंदर के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका वो दूध फ्रिज में कई दिन तक पड़ा रहता है, कई दिन तक पड़ा रह सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप वही दूध उठा के फ्रिज में रख दें, कुछ देर तो रहेगा, उसके बाद वो दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यही इसी काम से बचने के लिए हम घरों पे बॉयल करते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड ताकि प्रोड्यूस ना हो। हाँ, अगर हमने खुद दही बनानी है, आपने घर पे दही बनते हुए देखा है? आपने अभी क्या कहा था, पुराने दही से बनती है? नहीं, इतना कंफर्म नहीं कि पुराना दही मिक्स करते हैं या ऐसा कुछ होता है। आप मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात 100% ठीक है। आपकी आपकी बात को कंप्लीट करता हूँ। आप क्या करते हैं, आप जो है वो दूध उबालते हैं, पुराने सारे बैक्टीरिया मार देते हैं, ठीक है। फिर अपनी मर्जी के बैक्टीरिया पुरानी वाली दही से उठाते हैं, मिल्क में डाल देते हैं, सुबह तक वो दूध दही बना होता है। बेसिकली उसमें से बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आप बॉयल करके उसको उनको मार देते हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं भी मारेंगे, अगर आप उनको नहीं भी मारेंगे, फिर भी वो क्लॉटिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। उसकी क्लॉटिंग कर सकते हैं और जो है वो उनको दूध को फाड़ सकते हैं। तो अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अब एक बात और आपके जहन में आ रही होगी नहीं, कि सर जी, एक और रहता है कि कोई जो पुराना दही है वो अगर मतलब कि मीठा होगा तो फिर जो नया दही होगा वो मीठा होगा, ऐसा नहीं कुछ जरूरी तो नहीं, नहीं ये जरूरी नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो सेम ये जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, बैक्टीरिया से फर्क नहीं पड़ता, वो फ्लेवरिंग है, उसमें फ्लेवरिंग की जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया मैं आपको बताता हूँ, एक तरह के बैक्टीरिया हैं, आप जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। मैं ये क्वेश्चनिंग, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक को समझने के लिए। एक मिल्क है, ठीक है, उसको आपने शेल्फ पे रख दिया, वो क्या हो गया, वो उसके अंदर जो है वो केसीन, जो प्रोटीन है मिल्क की, वो क्लॉट हो गई और वो दूध बकायदा फट गया। एक मिल्क है जिसको आपने प्रोसेसिंग की तो उसका योगर्ट बन गया। अब ये दोनों काम किससे होते हैं? बैक्टीरिया से ही होते हैं। तो फिर शेल्फ पे रखे रखे दही क्यों नहीं बन जाता? शेल्फ पे रखे रखे क्लॉट क्यों हो रहा है? वो शेल्फ पे रखे रखे दूध फट क्यों रहा है, दही क्यों नहीं बन रहा? ये जो बात है ना, ये है असल वो बात जो थीम है योगर्ट मेकिंग का। देखिए, अगर आप मिल्क को रैंडम बैक्टीरिया से फर्मेंट करवाएंगे ना, रैंडम बैक्टीरिया, तो दूध क्या हो जाएगा? क्लॉट, जिसको हम कहते हैं फटना। अगर आप मिल्क को पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, बहुत ही पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं जो बना सकते हैं दही, पर्टिकुलर बैक्टीरिया लेते हैं तो योगर्ट बनती है। इसीलिए अब आते हैं काम की बात के ऊपर। इसीलिए अगर आपने घर पे दही बनानी होती है तो या तो आप बाजार से दही बना मंगवा के उससे लेते हैं, पुराने दही, उससे आप एक चम्मच नए दूध में डाल देते हैं, या नेस्ले की दही से एक चम्मच लेके नया उबला हुआ दूध है उसमें डाल दें, देखें कैसे नहीं बनती दही। वैसे शेल्फ पे पड़ा रहेगा, दूध फट जाएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें फर्क किसका आ रहा है? बैक्टीरिया का फर्क आ रहा है। इसमें और बैक्टीरिया है, इसमें और बैक्टीरिया है। समझ में आ रही बात? यानी अगर आपने चीज बनाना है तो उसके लिए और बैक्टीरिया है, और अगर आपने योगर्ट बनाना है तो उसके लिए और बैक्टीरिया है। जी बेटा। किधर गए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। बाकी ये चीज और योगर्ट को इंशाल्लाह कल देख के चैप्टर खत्म करेंगे। एक दो बातें यहाँ से और भी छोटी छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल सेल प्रोटीन रहती है, वो भी इंशाल्लाह देख लेंगे कल। सिंगल सेल प्रोटीन तो बहुत वो है, सिंपल सा है, एंटीबायोटिक्स में आपको बता चुका हूँ।
सिंगल सेल प्रोटीन्स, ये वो खत्म हो जाता है। तो हमारे दो जो टॉपिक रह गए हैं ना, एक रह गया है चीज योगर्ट, और दूसरा वो रह गया है सिंगल सेल प्रोटीन, बाकी खत्म हो गया जाता है। और फर्मेंटर्स का क्या फ़ायदा है, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए कंडीशंस जो हैं वो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि फर्मेंटर का फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जांपल अब इसमें जो है वो एक दो चीज़ें हमने जो है वो देखनी है, और वो जो दो चीज़ें हमने बेसिकली देखनी है उन दोनों का ताल्लुक जो है वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा है। एक ये कि हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन देखी थी, ठीक है। अब एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के हवाले से एक मैं आपको बात बता दूं कि एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करने का तरीका क्या है। वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है, पेनिसिलिन। अब ये जो पेनिसिलिन है, ये बेसिकली क्या है, ये एक फंजाई है जिसको हम कहते हैं, फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये साइंटिफिक नेम है उसका, ठीक है। उससे जो केमिकल रिलीज होता है जब ये बैक्टीरिया से फाइट करती है, वाइल फाइटिंग द बैक्टीरिया, जब ये बैक्टीरिया से फाइट करती है तो उससे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इससे प्रोड्यूस करवाना है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवानी है, तो फिर हमें इसको एक ऐसा पाथवे देना होगा कि जिसके जरिए ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस करना इसके लिए जरूरी हो जाए, ठीक है। इसका तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक प्लेट लें, एक पेट्री प्लेट लें, ठीक है। वो पेट्री प्लेट जो है, उस पेट्री प्लेट का के अंदर आप जो है वो बैक्टीरियल कल्चर डालें, बैक्टीरिया को डालें, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया डाल दिया, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हुई थी। और फिर आप क्या करें, आप उसके ऊपर जो है वो फंगस को अप्लाई कर दें, इन जगहों पर फंगस को अप्लाई कर दें। फंगस जो है वो क्या करेगी, वो इधर जो है क्या प्रोड्यूस कर देगी, वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर देगी और बैक्टीरिया को मारना मारना शुरू कर देगी। जो पेनिसिलिन वो प्रोड्यूस करेगी और बैक्टीरिया को किल करना शुरू करेगी, उस पेनिसिलिन वो पेनिसिलिन हम क्या कर लेंगे, वो पेनिसिलिन हम कर लेंगे फिल्टर, वो पेनिसिलिन हम फिल्टर कर लेंगे। और जब वो पेनिसिलिन फिल्टर हो जाएगी तो उससे फिर हम जो है वो अपने फायदा रहेंगे, उस पेनिसिलिन को हम कहाँ भेजेंगे, फिल्टर करके हम उस पेनिसिलिन को भेज देंगे मार्केट में। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा था, वो कहता है कि the growth medium in the fermenter is the solution containing various nutrients required by the mold. These include sugars for energy and nitrogen source for growth such as ammonia and mineral ions भी, यानी आपने जो जहां पर इसको ग्रो करना होता है ना, वहां पर आप ये सब कुछ देते हैं उसको, ठीक है, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। जी बेटा, क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं? नहीं वो गलती से माइक ओके, अच्छा। अब इसमें ये होता है कि देखें, आपने जब ग्रो करवाना होता है ना, किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से कुछ निकलवाना होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई चीज़ निकलवानी होती है तो उसको उसकी मर्जी की चीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। अब उसको अगर आपने पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवानी है, अगर आपने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवानी है, तो फिर आपको पेनिसिलियम जो फंगस है उसको क्या देना पड़ेगा भाई, तो उसको वो बैक्टीरिया दो। कहते हैं ना कि भाई पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है। तो पेनिसिलियम को आपको पहले देने पड़ेंगे बैक्टीरिया, आप उसको बैक्टीरिया देंगे तो वो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी तैयारी कर लें, आप जनाब उसमें पोटेशियम भी ऐड करें, सल्फेट भी, फॉस्फेट भी, फर्मेंटर आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फर्मेंटर में आपने तैयार किया और फर्मेंटर में आपने क्या डाला, गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, कंटेनिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय मोल्ड, फॉर एग्जांपल शुगर भी डाल देते हैं आप नाइट्रोजन सोर्सेज भी डाल देते हैं, अमोनिया और अमाइनो एसिड्स, फिर उसके बाद मैग्नीशियम भी डाल देते हैं, पोटेशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, सब कुछ आप इसमें डाल देते हैं। ये सारा कुछ जो है आप उठा के इसमें डाल देते हैं। वो क्यों प्रोड्यूस करे आपके लिए पेनिसिलिन, उस फंगस को क्या पड़ी है, वाई शुड इट बी प्रोड्यूसिंग, मैं दोबारा इसका नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और ये जो एंटीबायोटिक रिलीज कर रही है उसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। इन दोनों चीजों में फर्क कीजिएगा। भाई वो क्यों प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस तब करेगा जब
उसको उसका प्रोडक्शन का फायदा होगा। उस प्रोडक्शन का फायदा कब होगा? जब आप उसको दें कि भाई तुम यूं करो, ये बैक्टीरिया लो, इसके ऊपर पेनिसिलिन रिलीज कर दो, जस्ट लाइक ये मैंने आपको बताया। आप उसको बैक्टीरिया देंगे, जब वो बैक्टीरिया से फाइट कर रही होगी ना ये वाली फंगस, तो वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगी, और जब ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगी आप उसको फिल्टर कर लेंगे। उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस ये देख लीजिएगा, ये ऑप्टिमम कंडीशंस बड़ी जरूरी है बेटा। जहां पर भी जो भी चीज आपने प्रोड्यूस करनी होती है, जो भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी होती है, उसके लिए कंडीशंस ऑप्टिमम 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, और 6.0 to 6.5 की पीएच है। ठीक है, बेस्ट पेनिसिलिन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये देखिए वो क्या लिखता है, द पेनिसिलिन इज सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल्स इनटू द ब्रॉथ। ब्रॉथ मैंने आपको बताया था जहां पे वो ग्रो हो रहे हो। सो दैट एट द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड द फर्मेंटर कंटेन्स अ डेंस मैस ऑफ सेल्स, अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पेनिसिलिन सॉल्यूशन। जरा एक दफा इसको ना अपने इस फर्मेंटर पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ब्रॉथ है, यहाँ आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, और यहाँ आपके पास फंगस है, और जिस बैक्टीरिया पे फंगस ने अटैक करना है वो बैक्टीरिया यहाँ है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये फंगस उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या रिलीज करेगी? पेनिसिलिन। ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 2 दिन बाद आप इस फर्मेंटर को ऑफ करेंगे। वैसे तो ये कंटिन्यूअस बना हुआ है, लेकिन चले 2 दिन बाद आप इसको जब ऑफ करेंगे तो इसके बेस पे क्या मिलेगा आपको? इसकी बेस पे बेटा आपको मिलेगा एक डेंस मैस, और उस डेंस मैस में क्या क्या कुछ होगा? ये सब कुछ होगा, ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट्स जो बचे हुए होंगे, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और पेनिसिलिन। अब आपका क्या काम होगा? इस डेंस मैस में से आपने फिल्टर करनी होगी, क्या? पेनिसिलिन फिल्टर करनी होगी। आप इसमें से पेनिसिलिन जो है वो फिल्टर करेंगे। दिस इज द मेन थीम। ठीक है, ये देखिए, द पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, उसके बाद इसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर कर करके उसके बाद कहीं जाकर आपको वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, और फिर जाके आप वो हासिल करते हैं। तो बेसिकली जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद काफी देर बाद जाके आपको एंटीबायोटिक मिलती है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना इंडस्ट्री में आसान काम नहीं होता। तो ये तो थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्मेंटर एक सबसे पहले तो बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक तो बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूअस फर्मेंटर, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपने ज़हन में रखना है। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपके बुक ने बहुत क्लियरली डिफरेंट बताया है। दोबारा देख लेते हैं। बैच फर्मेंटर यहाँ बना हुआ है, ये देखिए ये बैच फर्मेंटर है, और एक पेज आगे चले जाएं तो ये कंटिन्यूअस फर्मेंटर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। तो एक तो ये कि ये जो है वो दोनों का डिफरेंस, ताकि आपको अगर डायग्राम मिलती है फॉर एग्जांपल किसी पास्ट पेपर से, तो आप इसमें धोखा ना खाएं कि बैच कौन सा है। और दूसरा ये कि आमतौर पर ये किस में प्रोड्यूस होती है? एंटीबायोटिक आमतौर पर बैच में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अल्कोहल्स वगैरह आमतौर पर कंटिन्यूअस में होती हैं, एंटीबायोटिक बैच में प्रोड्यूस होती है मोस्टली।